ये कहानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की है, जो 2022 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें कुछ पात्रों और घटनाओं के नाम बदले गए हैं। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी तरह की हिंसा, अपराध या गलत चीज का समर्थन नहीं करते। अक्टूबर महीने के शुरुआती दिनों में रायसेन जिले के बेगमगंज कस्बे में सब कुछ सामान्य था। इसी दौरान बेगमगंज थाना प्रभारी राजपाल सिंह जादौन को रीवा थाने से एक केस डायरी की सूचना मिली। मामला बेगमगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा था, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ अनुचित व्यवहार और उसे कहीं और भेजने की जानकारी दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीआई जादौन ने एएसपी रायसेन विशाल सहवाल, एडिशनल एएसपी अमृत मीना और एसडीओपी सुनील कुमार बड़कर को सूचित किया। यह मामला पहले रीवा थाने में दर्ज हुआ था, लेकिन घटना बेगमगंज थाना क्षेत्र की होने के कारण रीवा पुलिस ने केस को जीरो पर कायमी कर केस डायरी बेगमगंज भेज दी। बेगमगंज थाना पुलिस टीम तुरंत रीवा पहुंची और पीड़ित लड़की कविता को कानूनी प्रक्रिया के तहत बेगमगंज लेकर आई। महिला पुलिस की मौजूदगी में कविता से पूछताछ कर बयान दर्ज किए गए। इसके बाद टीआई अमृत मीना और एडिशनल एसपी जादौन अपनी टीम के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रवाना हुए। पुलिस ने कविता की मां ममता, उसके सौतेले पिता सतीश साहू और अशोक प्रजापति को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कविता के साथ हुई दर्दनाक सच्चाई सामने आई। कविता छत्तीसगढ़ के रामचंद्रपुर जिले के हरिहरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी। कुछ साल पहले उसकी मां ममता अपने पति रामचंद्र को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगी, लेकिन कविता ने मां के बजाय अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया। ममता का स्वभाव अस्थिर था। वह किसी भी पुरुष के साथ लंबे समय तक नहीं टिकती थी। रामचंद्र को छोड़ने के बाद वह एक युवक के साथ रहने लगी, लेकिन कुछ समय बाद उससे भी अलग हो गई। फिर उसने दो और रिश्ते बनाए, जो ज्यादा समय तक नहीं टिके। इसी दौरान ममता की पहचान बेगमगंज के वार्ड नंबर 15 में रहने वाले सतीश साहू से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और ममता सतीश के साथ रहने लगी। सतीश भी ममता से कम नहीं था। वह पहले 3 शादियां कर चुका था और तीनों पत्नियों को छोड़ चुका था। ममता ने अपने तीसरे पति को छोड़कर सतीश की चौथी पत्नी बन गई और बेगमगंज आ गई। इधर रामचंद्र के अकेले रह जाने के बाद उसकी जिंदगी और बिगड़ गई। वह अपनी 14 साल की बेटी कविता पर गुस्सा निकालने लगा। कभी उसे पीटता तो कभी भूखा प्यासा छोड़ देता। ममता अपनी बेटी से फोन पर संपर्क में थी। जब कविता ने बताया कि उसका पिता उसे रोज शराब पीकर मारता है, तो ममता ने उसे अपने पास बुला लिया। कविता ने अपने पिता के घर से भागकर बेगमगंज पहुंचने का फैसला किया। वह सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले ही समझदार बना दिया था। उसे उम्मीद थी कि मां के पास रहने पर उसे सुरक्षित माहौल मिलेगा, लेकिन सतीश की नीयत कुछ और थी। कविता उसे पिता जैसा मान रही थी, लेकिन सतीश ने उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया। शुरुआत में कविता को यह सिर्फ अपनापन लगा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। सतीश लगातार कविता के साथ गलत हरकतें करने लगा। एक दिन जब मामला हद से बढ़ गया, तो कविता ने अपनी मां ममता को सब कुछ बता दिया। ममता ने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह खुद सतीश के साथ रहने के लिए मजबूर थी। सतीश की हरकतें बढ़ती गईं, यहां तक कि वह ममता के सामने भी कविता को प्रताड़ित करने लगा। जब ममता ने विरोध किया, तो सतीश ने साफ कहा कि अब वह कविता को अपनी मर्जी से रखेगा। ममता डर गई और उसने कविता के साथ वहां से भागने की योजना बनाई। मदद के लिए उन्होंने अपने पड़ोसी अशोक उर्फ पंचम प्रजापति से संपर्क किया, लेकिन अशोक की नीयत भी ठीक नहीं थी। उसने मदद करने के बहाने मां बेटी को अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद उसने ममता को बहला फुसलाकर अपने दोस्त भगवानदास गुर्जर के साथ भेज दिया और कविता को अपने पास रोक लिया, यह कहकर कि वह उसकी शादी करवा देगा। अशोक ने धोखे से कविता को अपने पास रोक लिया। उसने कहा कि वह उसकी शादी करवा देगा, लेकिन 2 दिन बाद उसने अपने रिश्तेदार रमेश प्रजापति को बेगमगंज बुलाया और 20,000 रुपये में कविता को उसके हवाले कर दिया। जब रमेश कविता को अपने साथ ले जाने लगा, तो अशोक ने कहा कि वह कुछ दिन और उसे अपने पास रखना चाहता है। रमेश मान गया। अगले 3 दिनों तक अशोक ने कविता पर जुल्म किए। फिर रमेश उसे अपने साथ रीवा ले गया, जहां उसने भी कविता के साथ गलत हरकतें की। रमेश के घर पर कविता को एहसास हुआ कि अगर वह ज्यादा दिन वहां रही तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। एक दिन मौका मिलते ही वह वहां से भाग निकली। किसी तरह सड़क तक पहुंची,
जहां उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उसने हिम्मत करके अपनी आप बीती उस व्यक्ति को सुनाई। बुजुर्ग ने उसकी हालत देखकर तुरंत पुलिस की मदद लेने का फैसला किया और उसे सीधे थाने ले गया। पुलिस ने पूरी बात सुनने के बाद मामला दर्ज किया और जांच के लिए केस बेगमगंज थाने भेज दिया। बेगमगंज थाना प्रभारी राजपाल सिंह जादौन ने इस मामले को गंभीरता से लिया। एसपी विकास सहवाल, एडिशनल एसपी अमृत मीना और एसडीओपी सुनील ढाकड़ के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस ने कविता की मां, सौतेले पिता सतीश साहू सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस घटना से यह सीख मिलती है कि जागरूकता और हिम्मत से अपराधियों को सजा दिलवाई जा सकती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी परेशानी में हो तो तुरंत पुलिस या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। अपराध के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अब दूसरी घटना मुंबई की है, जो 2018 की है। मुंबई के अंधेरी इलाके में ओशिवारा थाना स्थित है। 4 अक्टूबर सुबह 9 बजे ओशिवारा थाने के इंस्पेक्टर शैलेश को एक फोन आया। फोन पर किसी ने बताया कि अंधेरी लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स स्थित क्रॉस गेट को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड की बिल्डिंग के बी विंग के फ्लैट नंबर 301 में एक महिला की हत्या हो गई है। इंस्पेक्टर शैलेश ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन कॉल कट गई। बिना देर किए उन्होंने अपनी टीम तैयार की और घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। थाना पास ही था, इसलिए वे जल्दी पहुंच गए। सोसाइटी के बाहर पुलिस जीप देखते ही लोग इकट्ठा हो गए। कॉलोनी के चेयरमैन भी सूचना मिलते ही वहां पहुंच गए। इंस्पेक्टर शैलेश ने आसपास के लोगों से कहा कि उन्हें महिला की हत्या की सूचना मिली है, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जिसने फोन किया था वह भी नहीं। फ्लैट के बाहर पहुंचकर इंस्पेक्टर शैलेश ने डोरबेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने दोबारा घंटी बजाई, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इंतजार करने के बाद उन्होंने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मामला गंभीर लग रहा था। सोसाइटी के चेयरमैन ने बताया कि इस फ्लैट में फैशन डिजाइनर सुनीता अपने बेटे लक्ष्य के साथ रहती थी। उनका बेटा अक्सर अपनी प्रेमिका ऐश्वर्या चटर्जी के साथ देखा जाता था। बातचीत चल ही रही थी कि 23 साल का लक्ष्य वहां पहुंच गया। उसने जल्दी से डोरबेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। काफी देर इंतजार के बाद दरवाजा तोड़ने का फैसला लिया गया। दरवाजा खुलते ही सबके कदम रुक गए। ड्राइंग रूम के बीचों बीच सुनीता की लाश पड़ी थी। सिर पर गहरा जख्म था और आसपास खून जमा हुआ था। लक्ष्य ने अपनी मां को इस हालत में देखा तो फूट फूट कर रोने लगा। यह साफ तौर पर एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, जिसे हल करना आसान नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पूरे घर, लॉन और पीछे के हिस्से की बारीकी से जांच की गई, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे लगे कि कोई बाहरी व्यक्ति जबरन घर में घुसा हो। खिड़कियां अंदर से बंद थीं और दरवाजे भी सही सलामत थे। घर का सामान अपनी जगह पर था, जिससे यह साफ था कि यह लूटपाट का मामला नहीं था। हालात देखकर लग रहा था कि हत्या किसी अपने ने ही की है, जिसने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि फोन करके हत्या की जानकारी देने वाला कौन था। जांच में पता चला कि कॉल रेलवे स्टेशन के पब्लिक टेलीफोन बूथ से की गई थी। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो कोई ठोस सुराग नहीं मिला। उस समय बूथ के बाहर भीड़ थी, जिससे फोन करने वाले की पहचान करना मुश्किल था। उसी शाम पुलिस ने लक्ष्य को थाने बुलाया और पूछताछ शुरू की। इंस्पेक्टर शैलेश ने सबसे पहले उससे पूछा कि वह रात को कहां था। लक्ष्य ने बताया कि वह रात भर घर पर था और सुबह करीब 7 बजे मंदिर गया था। उस वक्त उसकी मां अपने कमरे में सो रही थी। फिर इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है। डूब चुकी थी कि उसे अपने आसपास की सुध-बुध तक नहीं रहती थी। मां बेटे के बीच लड़ाई झगड़े आम बात हो गई थी, खासकर पैसों को लेकर। लक्ष्य अक्सर अपनी मां के खर्चीले और बेकाबू व्यवहार से परेशान रहता था। वह कई बार दोस्तों के सामने भी कह चुका था कि उसे अपनी मां से मुक्ति चाहिए। इंस्पेक्टर शैलेश ने इन सारी जानकारियों को जोड़कर देखा। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि यह मामला आत्मा परछाई का नहीं, बल्कि इंसानी लालच, नशे और टूटे रिश्तों का है। पुलिस की टीम ने दोबारा सुनीता के घर की तलाशी ली और कुछ ऐसी चीजें मिलीं जो लक्ष्य की बातों से मेल नहीं खा रही थीं। ड्राइंग रूम के एक कोने में शराब की खाली बोतल के साथ एक टूटे हुए फोन का कवर मिला, जिस पर खून के धब्बे थे। फोरेंसिक टीम ने जब उस फोन के IMEI नंबर से पता लगाया तो वह फोन लक्ष्य का निकला। इसके साथ ही घर के पिछले दरवाजे के पास फर्श पर बहुत हल्के खून के निशान भी मिले, जो पहले की तलाशी में नजरअंदाज हो गए थे। इंस्पेक्टर शैलेश ने लक्ष्य को फिर से थाने बुलाया। इस बार उन्होंने नरमी छोड़कर सीधी बात की। जब फोरेंसिक रिपोर्ट उसके फोन
और घर के खून के धब्बों से मैच कर गई, तब लक्ष्य ने आखिरकार टूटकर सब कबूल कर लिया। लक्ष्य ने बताया कि उस रात पैसे के लिए मां से झगड़ा हुआ था। मां ने उसे घर से निकालने की धमकी दी। नशे में चूर सुनीता ने उसे अपमानजनक बातें कह दी। गुस्से में आकर लक्ष्य ने पास रखी शराब की बोतल से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह घबरा गया। खुद को बचाने के लिए उसने रेलवे स्टेशन के पब्लिक बूथ से पुलिस को फोन किया ताकि शक न उस पर आए। पुलिस ने लक्ष्य को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेशी के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। ये केस एक सीधी सीख देता है, जब नशा, लालच, टूटे रिश्ते और हिंसा मिल जाए तो घर के भीतर ही सबसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। भूत प्रेत, आत्मा या कोई रहस्यमय ताकत नहीं, बल्कि इंसानी सोच ही सबसे बड़ा राक्षस है। तो आप लोगों की क्या राय है इस केस पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।